कोरोना का संकट हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर कोई और आपदा, कांग्रेस हर मौके का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करती है। ये बात कई बार साबित भी हो चुकी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय संकट को भी सियासी मौके में तब्दील करने से चूकती नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को हवा देने से लेकर किसानों का किस हद तक कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है, इसका ताजा उदाहरण कमलनाथ का वीडियो है। और ये ताजा वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के किसानों के मुद्दे पर आग लगाने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। इस वीडियो में कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों के मुद्दे पर आग लगाने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। 20 सेकंड का ये वीडियो मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई द्वारा जारी किया गया। इस वीडियो में कमलनाथ एक वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग में कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि किसानों के न्याय के लिए लड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा, आग लगाने का ये सही समय है। कमलनाथ ने वीडियो में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि तुम लोगों को आग लगानी है। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, किसानों के साथ न्याय हो और दूसरा काम है आग लगाओ। कमलनाथ के इस वीडियो पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ किसानों के हित में लिए गए निर्णय पर भी उन्हें गुमराह करने और आग भड़काने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने इस आंदोलन को हवा दी। आंदोलन में दीप सिद्धू और खालसा एड जैसे कई खालिस्तानी समर्थक भी सक्रिय हुए। कमलनाथ के बयान पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले किसान आंदोलन को पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में जब प्रदर्शन बढ़ता गया और हिंसक हुआ, तब कांग्रेस के नेताओं ने इससे दूरी बना ली। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों का ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। कमलनाथ का वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जब कांग्रेस का टूल किट देश के सामने आ चुका है। इस टूल किट में केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सरकार पर असफलता का आरोप लगाने के लिए व्यवस्थित रूप में रणनीति बताई गई है। टूल किट में कुंभ मेला को भी बदनाम करने की बात कही गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और देश में फ्रेंडली मीडिया के जरिए कैसे पीएम मोदी को निशाना बनाया जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार किया, उसको देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले 4 सप्ताह में करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर चले गए। इस बात का खुलासा दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख में से लगभग आधे मजदूर पहले ही सप्ताह में दिल्ली छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है पिछले साल की तरह हुई परेशानी से बचने के लिए इस बार मजदूरों के लिए बसों और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया था। राज्य परिवहन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों के साथ समय पर समन्वय से लगभग 8 लाख प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिली है। ओवरचार्जिंग की कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि अंतर्राज्यीय बसों का स्वामित्व और संचालन संबंधित राज्य सरकारों के पास था। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 3 ISBT के बीच यात्रियों का सबसे ज्यादा भीड़ आनंद विहार ISBT पर देखी गई। इन बसों की व्यवस्था दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि वे हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से विनती करते हैं, ये एक छोटा सा लॉकडाउन है जो मात्र 6 दिन ही चलेगा, इसलिए वे दिल्ली को छोड़कर कहीं और न जाएं। मगर अरविंद केजरीवाल की आम लोगों की नजर में साख की पोल शाम होते होते खुल गई। दिल्ली के केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही पहले दिल्ली के ठेकों पर भीड़ उमड़ी और फिर कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से घर लौटने वाले मजदूरों के बीच होड़ सी शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। आनंद विहार बस टर्मिनल पर मजदूरों की भीड़ जुट गई। वहां हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इनमें से अधिकतर यूपी, बिहार और झारखंड के थे। इस दौरान ओवर चार्जिंग की भी शिकायत देखने को मिली थी। प्रवासी मजदूरों ने बताया था कि जहां बस से वापस जाने के लिए मात्र 200 रुपए लगते थे, वहां अब 3000 से 4000 रुपए लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को कर्फ्यू की घोषणा से पहले उन्हें समय देना चाहिए था ताकि वो अपने घर लौट सकें।
मजदूरों ने कहा कि वो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं। ऐसे में अब उनके जीवन यापन पर संकट आ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है और कांग्रेस कोरोना के नाम पर खेल कर रही है। कांग्रेस ने पहले वैक्सीन के विरोध में अभियान चलाया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का काम सीमित हो गया। उसके बाद कांग्रेस वैक्सीन की कमी का रोना रोने लगी। राहुल गांधी चीख कर वैक्सीन की कमी की बात करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीन होने के बावजूद कांग्रेसी राज्य के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाई गई। हद तो तब हो गई जब राजस्थान में 11.5 लाख वैक्सीन की डोज को खराब कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस वैक्सीन से किसी की जान बचाई जा सकती थी, उसे बर्बाद करने के पीछे की मंशा क्या रही होगी। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 39.7% वैक्सीन बर्बाद हुई। इस मामले में 24.60% के साथ हनुमानगढ़ दूसरे नंबर पर है, जबकि 17.13% वैक्सीन भरतपुर में बेकार हो गई। वैक्सीन बर्बादी के मामले में ये जिला तीसरे नंबर पर है और 16.71% वैक्सीन को बर्बाद करके कोटा चौथे नंबर पर है। वैक्सीन की बर्बादी पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम को फटकार लगाई और कहा कि इससे राज्य में कोरोना का संकट घटने की बजाय बढ़ रहा है। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कोविड के टीके की एक खुराक को बर्बाद करना किसी व्यक्ति को जीवन कवच से वंचित करने जैसा है, लेकिन जिनकी लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की आदत ही बन चुकी हो तो उन्हें कैसे सुधारेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर वैक्सीन की बर्बादी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी को अपराध बताते हुए कहा कि ये लोगों के जीवन का सवाल है, इसलिए इस कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, ये गहलोत की जिम्मेदारी है कि वे अपराधियों को सजा दें, अन्यथा हम ये मान लें कि इसके लिए मुख्यमंत्री खुद ही जिम्मेदार हैं। कोरोना संक्रमण के कारण वैक्सीन की कमी के बीच इसकी बर्बादी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड-19 टीकों की कम से कम बर्बादी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। पीएम ने कहा था कि वैक्सीन की बर्बादी एक गंभीर मुद्दा है। एक भी खुराक बर्बाद करने का मतलब है किसी के जीवन को ढाल देने से वंचित कर देना। उन्होंने कहा कि जब आप सभी को टीके दिए जाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बर्बाद न हो। आप सभी को शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में इस पर नजर बनाकर रखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से गैर एनडीए दल खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टीकाकरण अभियान पर ऊंची राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी शासित केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। वह कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनीज के खिलाफ कैंपेनिंग करते हुए विदेशी कंपनीज के महंगे टीकों का प्रचार कर रही है। इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसे बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाया। अपने प्रोपेगेंडा के शुरुआती चरण में कांग्रेस के नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जैसे कांग्रेस नेताओं ने टीकाकरण के अभियान को ही सीमित कर दिया। इस प्रोपेगेंडा में वामपंथी मीडिया कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है और लोगों में वैक्सीन के प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से हारी क्या, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ मोर्चा खुल गया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए तो राजस्थान में पायलट गुट एक बार फिर सक्रिय हो गया। सियासत के इस खेल में राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा हो गया और दूसरे 4 इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। केरल से लेकर बंगाल तक कांग्रेस में बवाल कट रहा है। कांग्रेस में घमासान जारी है और इस घमासान का फायदा उठाने के लिए शरद पवार ने अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। केरल और बंगाल में कांग्रेस के नाराज नेताओं पर पवार ने डोरे डालना शुरू कर दिया। शरद पवार के इस कदम से कांग्रेस उन राज्यों में अपना दबदबा खो सकती है जहां गठबंधन में उसकी हैसियत बड़े भाई की है। एनसीपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस से आए पीसी चाको को केरल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस एनसीपी के इस कदम को शक की निगाह से देख रही है। कांग्रेस में रहते हुए पीसी चाको ने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। ईसाई समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपना परंपरागत वोट बचाए रखना चुनौती होगा। ज्यादातर ईसाई मतदाता कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। केरल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हार के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता मायूस हैं। कई नेता पार्टी नेतृत्व से भी नाराज हैं, पर उनके पास अभी तक कोई दूसरा विकल्प नहीं था।
पीसी चाको के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये नेता और कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। खुद चाको भी खुद को साबित करने के लिए कुछ नेताओं को तोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी यूपीए के घटक दल होने के बावजूद एनसीपी ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। एनसीपी के अलावा आरजेडी, जेएमएम और शिवसेना भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थी, जबकि इससे पहले एनसीपी, राजद और जेएमएम कांग्रेस की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती थी और उन्हें 1-2% वोट मिलता रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस कमजोर हो, क्योंकि उन्हें पार्टी की कमजोरी का फायदा मिलता है। केरल में पीसी चाको के जरिए एनसीपी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में एनसीपी ने 1% वोट के साथ 2 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस और सीपीएम के वोट प्रतिशत लगभग बराबर हैं, पर चुनाव में सीपीएम को 62 और कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट पर जीत दर्ज हुई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नंदीग्राम में मिली शर्मनाक चुनावी हार के बाद बदले की आग में जल रही ममता बनर्जी पर अब उनकी पार्टी के सांसदों का ही भरोसा नहीं रहा। टीएमसी के 2 सांसदों की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो केंद्र सरकार ने दोनों सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा पाने वाले टीएमसी के ये 2 सांसद कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की। सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर से तैयार खतरे के आकलन के रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि दिव्येंदु अधिकारी राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में दोनों ही नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई। उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में Y+ केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई है और सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में जब भी उनमें से कोई कहीं जाएगा तो करीब 4 से 5 सशस्त्र कमांडोज उनके साथ होंगे। सीआरपीएफ शुभेंदु अधिकारी को Z श्रेणी की सुरक्षा भी देती है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिशिर अधिकारी की सुरक्षा भी बढ़ाई थी। उसके अलावा बीजेपी में शामिल होने वाले अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती गृह मंत्रालय की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसक वारदातें लगातार हो रही हैं। इनमें दोनों ही दलों के कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हो चुकी है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के काफिले पर भी हमला कर दिया गया था। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।